We are going to start with our next heading, that is loan activities of bank. कि बैंक किस तरीके की लोन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्या बताया गया है कि बैंक्स एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, जिनको हम डिपॉजिटर भी बोलते हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, जिनको हम बोरोवर्स बोलते हैं। तो आपको क्या बताया गया कि बैंक एक मीडिएटर का मतलब बिचौलिया, कि बैंक एक बिचौलिए का काम करता है उनके बीच में जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है। तो जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं उनको डिपॉजिटर कहते हैं। वो अपना सरप्लस फंड बैंक में जमा कर देते हैं कि जैसे आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आपने उसे तुरंत, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आपने उसे बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा और आप डिपॉजिटर कहलाएंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, कि जिनको फंड्स की जरूरत है, जिनको हम बोरोवर्स बोलते हैं। तो ब्लेंडिंग मनी टू पीपल हु आर इन नीड, तो इस तरीके से जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनके पास सरप्लस फंड है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनसे पैसा लेकर के और वो पैसा बोरोवर्स को दे दिया जाता है। और इस भूमिका में बैंक जो है वो मीडिएटर का काम करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं। तो अब आप कहिए कि इसमें बैंक को क्या फायदा है। तो बैंक को भी इसमें फायदा होता है, आप इस चीज को आगे चल करके जानेंगे। पीपल कैन ओपन अकाउंट्स इन बैंक्स, कि लोग बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, एंड बैंक्स मेक यूज ऑफ दैट मनी टू फुलफिल द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द नीडी पीपल, कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो सरप्लस फंड वाले लोग हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, उस पैसे को जब बैंक में जमा कर दिया जाता है तो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करता है टू फुलफिल, यानी कि पूरा करने के लिए लोन रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी पीपल, की जो नीडी पीपल है उनकी लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। कि जैसे किसी को एक बाइक खरीदनी है और उसके पास में पैसा नहीं है, तो अगर उसे 50,000 की बाइक खरीदनी है और 30,000 उसके पास है, तो 20,000 वो लोन ले लेगा। तो जब वो 20,000 लोन ले लेगा बैंक से, तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जो ये इंटरेस्ट बैंक जो चार्ज करता है उसका कुछ हिस्सा वो डिपॉजिटर्स को देता है, जिससे डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट मिलता है अपने जमा पैसे पर। और बाकी पैसा जो होता है वो बैंक की आमदनी होती है, जिससे बैंक अपना मेंटेनेंस करता है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देता है और दूसरी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करता है। अ हायर rate of interest is charged for the borrower and that profit is given to the depositor as interest for offering deposit, कि वही बात आपको यहाँ पे बताई गई कि बैंक एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बोरोवर से, कि जब आप बैंक से पैसा बोरो करेंगे, उधार लेंगे, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और ये जो प्रॉफिट है ये डिपॉजिटर को दिया जाता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। और ये पूरे का पूरा जो फायदा है ये डिपॉजिटर को ही नहीं दे दिया जाता है, इसमें कुछ हिस्सा बैंक अपने पास भी रखता है, जिससे बैंक अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो दिस इज द एक्चुअल लोन प्रोसेस। तो ये चीज लोन प्रोसेस कहलाती है। इसके रिमेनिंग पार्ट को आप जानेंगे कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। आपने देखा कि बैंक में बोरोवर और डिपॉजिटर की क्या भूमिका होती है, कि जिनके पास में सरप्लस पैसा होता है, जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो बैंक में अपना पैसा जमा कर देते हैं और डिपॉजिटर कहलाते हैं। और जिनके पास डेफिसिट पैसा होता है, जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो बैंक से लोन लेते हैं और वो बोरोवर कहलाते हैं। और इस तरीके से बोरोवर्स को पैसा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मिलने वाला इंटरेस्ट है, यही बैंक का फायदा होता है, जिससे बैंक अपने डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट देता है और अपने बाकी खर्चों को मेंटेन करता है। तो अब इसके साथ कुछ एक और एक्टिविटीज होती हैं जिनको भी आप देखेंगे कि बैंक क्या करते हैं। कि बैंक्स कीप ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स, कि बैंक के पास में जितना डिपॉजिट होता है, कि जैसे अगर बैंक के पास में लगभग 1 लाख खाता धारक हों, 1 लाख अकाउंट होल्डर्स हों, तो अगर उन्होंने अपना जो कुछ भी पैसा जमा किया है, तो अगर बैंक के पास में 50 करोड़ रुपए हैं या 50 अरब रुपए हैं, तो बैंक सब का सब हमेशा अपने पास लूज कैश के रूप में नहीं रखेगा। उसका केवल कुछ परसेंट बैंक जो है वो लूज कैश में अपने पास में रखता है, जिससे वो डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। Nowadays बैंक इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, कि बैंक के पास में जितना भी डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट है उसका केवल 15% बैंक कैश में रखता है, और बाकी पैसे को बैंक भी इन्वेस्ट कर देता है मार्केट में, बहुत तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, जिससे भी बैंक पैसे कमाता है। तो इस तरीके से उसका 15% बैंक अपने पास में रखता है, जिससे वो अपने रोज के लेन देन को, कि अगर कोई आदमी पहुंचा 5,000 रुपए निकालने तो उसे 5,000 दे दिया जाए, कि कोई पहुंचा 50,000 निकालने तो उसे 50,000 दे दिया जाए। तो इस तरीके से 15% जो है टोटल डिपॉजिट्स का वो बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रखता है। द अमाउंट इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, कि किसी पर्टिकुलर दिन पे अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा निकालने के लिए जाता है कि मैंने 50 लाख जमा किए थे, आज मुझे 10 लाख की जरूरत है तो दे दीजिए, तो उसको वापस ना जाना पड़े। तो इन
खर्चों को मेंटेन करने के लिए, इन खर्चों को मीट आउट करने के लिए बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 15% कैश के फॉर्म में रखता है। बैंक यूज द मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, और बाकी जो बैंक के पास में पैसा है, जो मेजोरिटी ऑफ डिपॉजिट होते हैं कि जैसे 15% के अलावा बाकी जो 85% बचा, उससे बैंक लोन देता है और तरह तरह की दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। उसी में आगे बच्चों आपको बताया जा रहा है, आपने वहां 4 पॉइंट्स देखे थे पिछले स्लाइड में, और यहां से आप 5th पॉइंट शुरू करेंगे कि देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन एक्सेट्रा। कि इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कामों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जैसे किसी को व्हीकल खरीदना है तो उसे व्हीकल लोन चाहिए, किसी को अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है तो उन्हें एजुकेशन लोन चाहिए, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, तो तरह तरह की लोन एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो बैंक के पास में डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, बैंक उसी पैसे से इन लोन एक्टिविटीज को पूरा करता है। बैंक्स चार्ज a higher interest rate on loans other than what they offer on deposits, कि बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर जितना इंटरेस्ट देते हैं, कि जैसे आज की डेट में अगर आप नॉर्मल डिपॉजिट करते हैं, अगर आप सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको लगभग 5.5% का इंटरेस्ट आज की डेट में मिलता है। जबकि अगर बैंक आपको लोन देगा, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको लगभग 9%, 10%, 11%, 12% का इंटरेस्ट बैंक को पे करना होगा। तो लगभग बैंक जितना इंटरेस्ट देता है उसका डबल इंटरेस्ट लेता है अगर बैंक से आप उधार ले रहे हैं, अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, ये जो फालतू पैसा बैंक को मिलता है, इसी से बैंक डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट पे करता है और अपने बाकी खर्चों को मीट आउट करता है। तो आपने ये देखा कि बैंक्स चार्ज ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स अदर देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, कि बैंक्स जो हैं डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट देते हैं, और जब बैंक पैसा लेंड करते हैं, बोरोवर्स को पैसा उधार देते हैं, तब उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं। The difference between the amount that is charged from the borrowers and what is paid to depositors is their main source of income, कि डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देना है और बोरोवर्स से जो इंटरेस्ट लेना है, इसका जो डिफरेंस है यही बैंक की इनकम है, क्योंकि बैंक हमेशा बोरोवर्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देता है और डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट पे करता है। तो ये जो डिफरेंस है यही बैंक की आमदनी होती है। तो ये लोन एक्टिविटीज आपने देखी। तो सबसे पहले आप जो पहली वाली डेफिनेशन है उसको देंगे, फिर उसके बाद आप ये 7 पॉइंट्स मेंशन करेंगे जब भी आपसे लोन एक्टिविटीज के बारे में। सो नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो बच्चों यहां पर आप 2 अलग अलग तरीके के क्रेडिट सिचुएशन देखेंगे। क्रेडिट सिचुएशन का मतलब कि किसी से उधार लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना। तो बच्चों आप कई बार ये देखते हैं कि आपने क्रेडिट लिया, आपने किसी से पैसा उधार लिया और उस पैसे से आप अपना बिजनेस करके और काफी ज्यादा पैसा आपने कमा लिया, और उसके बाद जो पैसा आपने उधार लिया था उसे भी आपने चुका दिया, और आप बाकी काफी पैसा कमा करके काफी अमीर हो गए। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो आपने उधार लिया वो उधार भी डूब गया, और ना तो आप उससे कुछ कमा पाए बल्कि आप पहले से भी ज्यादा उधार हो गए। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन वो होती है कि जिसमें जो क्रेडिटर है, कि जिसमें जो पैसा उधार लेने वाला है, जो बोरोवर है, वो उससे कुछ अच्छा कर ले जाता है, और एक सिचुएशन वो होती है कि जिसमें उधार लेने वाले का और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। तो वही डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, आपको बताया जा रहा है कि क्रेडिट और लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। कि क्रेडिट या लोन एक इस तरीके का एग्रीमेंट है जो लेंडर का मतलब पैसा उधार देने वाला, जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है, जिसमें लेंडर मनी, गुड्स या सर्विसेज बोरोवर को देता है फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, इस प्रॉमिस के साथ कि उसे फ्यूचर में पेमेंट वापस मिल जाएगा जो कि पहले से ज्यादा होगा, जो कि दिए हुए पैसे से ज्यादा होगा। तो इसे हम क्रेडिट या लोन बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर, कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसमें लेंडर यानी कि उधार देने वाला बोरोवर को यानी उधार लेने वाले को सप्लाई करता है मनी, गुड्स या सर्विसेज, इस प्रॉमिस के तहत कि उसे ज्यादा बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा फ्यूचर में, कि उसे फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा जो कि उसके दिए हुए पेमेंट से ज्यादा होगा। तो हियर आर 2 एग्जांपल्स व्हिच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ क्रेडिट वर्क्स। तो आप 2 एग्जांपल देखेंगे जिसमें आप ये समझेंगे कि ये क्रेडिट सिचुएशन कैसे काम करती है।
क्रेडिट सिचुएशंस में आप पहली सिचुएशन देखेंगे कि जिसमें किसी ने उधार लिया और वो उस उधार से फल फूल गया, उस उधार से वो फ्लरिश हो गया और उसने अपने काम को और भी ज्यादा अच्छा कर लिया। तो देखिए एक फेस्टिव सीजन की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि सलीम जो है वो कुछ पैसा उधार लेता है टू मीट, की पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की एक वर्किंग कैपिटल नीड होती है। वर्किंग कैपिटल नीड का मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आप चमड़े के जूते बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको चमड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, जूते बनाने के लिए आपको जो है बिजली लगवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको बिजली का बिल देना होगा, तो वो भी वर्किंग कैपिटल नीड में आता है। फिर आप जो मजदूर रखेंगे उन मजदूरों को आप पेमेंट करेंगे, वो भी वर्किंग कैपिटल नीड का हिस्सा है। फिर आप जो कलरिंग वगैरह करेंगे, जो भी टैनिंग करेंगे, उसमें जो कुछ भी खर्चा आएगा उसको वो भी वर्किंग कैपिटल नीड में आता है। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल नीड में प्रोडक्शन के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है वो सारे पैसे उसमें आते हैं, वो सारे खर्चे उसमें आते हैं, जिसको हम वर्किंग कैपिटल नीड कहते हैं। कि वर्किंग कैपिटल नीड का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें तुरंत जिस पैसे की जरूरत है वो वर्किंग कैपिटल नीड कहलाता है। तो सलीम कुछ पैसा उधार लेता है अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि इस पैसे से उसे मदद मिलती है अपने ऑनगोइंग एक्सपेंसेस को, अपने लगातार चलने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, कि जिससे वो अपना प्रोडक्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाता है। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम से अपने प्रोडक्शन को पूरा कर पाता है, एंड देयर बाई इंक्रीज हिज अर्निंग्स, और इस तरीके से वो अपनी अर्निंग को बढ़ा पाता है। कि जैसे अगर वो जूते का बिजनेस कर रहा है तो उसे 10 लाख रुपए और मिल गए, तो उसने उससे और भी ज्यादा चमड़ा खरीद लिया, फिर उसने उसमें 100 मजदूर और भी ज्यादा रख लिए, जिससे और भी ज्यादा जूतों का प्रोडक्शन हुआ। फिर वो जूते फेस्टिव सीजन में खूब ज्यादा बिके और इस तरीके से उसे काफी पैसा मिला। तो उसने 10 लाख रुपए लोन लिया था जिसके अगेंस्ट उसे 50 लाख रुपए मिले, तो जिससे उसने 10 लाख रुपए का लोन चुका दिया, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट उस पर चुका दिया, और अब भी उसके पास 39 लाख एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो इस तरीके से उसने उस क्रेडिट की बदौलत अपने काम को ज्यादा अच्छी तरीके से अंजाम दिया। In this situation, credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before। कि इस तरीके से क्रेडिट ने, उधार ने उसकी मदद की और अब वो आदमी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। तो ये आपने देखी, तो ये एक कंडीशन है। हम देखेंगे स्वप्नास प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम दूसरी क्रेडिट सिचुएशन को देखेंगे जिसमें कोई आदमी उधार लेकर के, कोई इंसान उधार लेकर के उधार के जाल में फंस गया और उसने अपने काम को और भी ज्यादा खराब कर लिया। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन स्वप्नास केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट पॉसिबल, कि स्वप्ना मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। कि इसमें स्वप्ना एक किसान है, एक महिला किसान है कि जिसने कुछ पैसा उधार लिया कि ताकि वो अपनी फसल लगाने की जरूरत को पूरा कर सके, और उसके बाद उसकी उम्मीद थी कि उसकी फसल अच्छी होगी जिससे वो उधार को चुकता कर देगी, उधार को वो चुका देगी। लेकिन क्या हुआ कि फेलियर ऑफ द क्रॉप, की फसलें खराब हो गई और इस वजह से लोन का रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया। She had to sell the part of the land to repay the loan, और अब उसके ऊपर उधार और ज्यादा चढ़ गया जिसकी वजह से उसे अपनी जमीन के भी कुछ हिस्से को बेच देना पड़ा। तो क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग्स, तो यहाँ पे क्रेडिट ने स्वप्ना की अर्निंग को बढ़ाने के बजाय उसे और भी ज्यादा बुरी कंडीशन में डाल दिया, उसकी कंडीशन को वर्स ऑफ कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेट ट्रैप, कि किस तरीके से हम उधार के जाल में फंसते चले जाते हैं, जिसे डेट ट्रैप कहा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन डेट है, बी साइलेंट होता है, कि डेट ट्रैप यानी कि उधार का जाल। कि आपने पैसा तो ये सोच करके लिया था कि उससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, मगर कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से कि पता चला आपने पैसा उधार लिया, आपने सोचा कि आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, कि आपने 10 लाख रुपए लिए जूते बनाने के लिए, और जब तक आपने जूतों का प्रोडक्शन कंप्लीट किया तब तक लॉकडाउन हो गया। अब लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई, तो अब जूते जो आपने बना लिए थे वो जूते पड़े के पड़े रह गए। अब आप ये जानते ही नहीं है कि ये लॉकडाउन कितने लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन जो 10 लाख रुपए आपने उधार लिए थे उस पर आपका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है, और इस तरीके से उसके बाद में फिर उस लोन को पूरा करने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए आपने सोचा कि चलो हम जूतों को सस्ते में ही बेच दें। तो जिन जूतों को आपने सोचा था कि आप 2000 रुपए में बेचेंगे, उन्हें आपको मजबूरी में 800 रुपए में ही बेचना पड़ा, कि चलो कम से कम जो उधार हमने लिया है उसके भर का ही पैसा निकले। तो इस तरीके से आप पहले से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में हो गए, फायदा पाने के बजाय आप एक तरीके के नुकसान में आ गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्वप्ना ने लोन ये सोच करके लिया था कि उसकी फसलें अच्छी होंगी, अगली फसल को लगाने के लिए उसने लोन लिया था, उसने उधार लिया था कि जब अगली फसल अच्छी हो जाएगी तो वो उधार को चुकता कर देगी, लेकिन बाई चांस फसल खराब हो गई और इस तरीके से उसका लोन चुकता तो हो ही नहीं पाया, बल्कि
पिछले लोन के साथ में एक लोन और उसके ऊपर बढ़ गया, तो इस तरीके से वो एक के बाद एक लगातार डेट ट्रैप में फंसती चली जा रही है, वो उधार के जाल में फंसती चली जा रही है और क्रेडिट उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के बजाय उसे और भी ज्यादा बुरी कंडीशन में डाल रहा है। तो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, कि यहां से सिचुएशन जो है वो ऐसी हो जाती है कि जहां से रिकवरी बहुत ही पेनफुल हो जाती है। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन दी रिस्क इन दिस सिचुएशन, कि क्रेडिट जो है वो यूजफुल होगी कि नहीं ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, की लॉस की कंडीशन में कोई सपोर्ट है आपके साथ कि नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्रेडिट लेकर के, उधार लेकर के आप अपने काम को अच्छा कर पाएंगे कि आपका काम खराब हो सकता है। तो दोनों परिस्थितियां आपने देखी कि किस तरीके से टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस वर्क करती है। एक कंडीशन में आपने देखा कि एक आदमी ने उधार लेकर के अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छा कर लिया, जबकि स्वप्ना के केस में आपने देखा कि वो जो है वो लोन के जाल में फंसती चली गई, डेट ट्रैप में फंसती चली गई और उसकी जमीन भी बिक गई। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि उधार की शर्तें, कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या आप किसी भी मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो किन शर्तों पर आपको लोन मिलेगा। तो देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, कि हर एक लोन एग्रीमेंट जो होता है बोरोवर और लेंडर के बीच में, उसमें एक इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड होता है कि बोरोवर इतने इंटरेस्ट रेट पे लेंडर को पैसा वापस करेगा अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, उसके साथ में इतना इंटरेस्ट भी आपको पे करना होगा। और साथ ही साथ इन एडिशन लेंडर्स आल्सो डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स, और साथ ही साथ लेंडर्स जो हैं, लेंडर्स का मतलब उधार देने वाले, तो लेंडर्स जो हैं वो आपसे कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब कि एक तरीके की सिक्योरिटी भी वो आपसे प्लेज करवाएंगे लोन के अगेंस्ट, कि जैसे आप किसी बैंक में गए पैसा उधार लेने के लिए कि आपको पैसा चाहिए, तो बैंक आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आपके पास गाड़ी हो या आपके पास सोना हो, तो आप उस सोने को या उस लैंड को आप प्लेज कर सकते हैं, उसको गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये कोलेटरल कहलाता है, कि जिस चीज को आप सिक्योरिटी के तौर पे, तो कई बार ये लैंड के कागज होते हैं, कई बार ये गोल्ड हो सकता है, कई बार ये व्हीकल के कागज हो सकते हैं, कि अगर मैं आपका लोन नहीं चुका पाया, अगर मैं आपका उधार नहीं चुका पाया, तो मेरी ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो इसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, कि उधार की शर्तें कहते हैं। तो उधार की शर्तों में मेनली दो शर्तें हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है कोलेटरल। इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है कि जिसपे उधार लेने वाला लेंडर को पैसे चुकाएगा, कि अगर मैंने उधार लिया है आपसे और उसमें मेंशन्ड है कि मैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं 10 लाख पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट आपको दूंगा, उतना पैसा मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगा, तो वो चीज इंटरेस्ट कहलाती है। और कोलेटरल का मतलब कि अगर मैं आपका पैसा ना चुका पाऊं तो उस कंडीशन में क्या, तो मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी को आपको प्लेज कर दिया, आपको गिरवी रख दिया कि अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो आप मेरी उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कोलेटरल। तो ये चीज आपने देखी बच्चों यहां तक। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में दो चीजें आती हैं, कोलेटरल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोलेटरल क्या होता है उसे हम यहां पर समझेंगे। कोलेटरल का मतलब है सिक्योरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपसे कुछ गारंटी के तौर पे मांगेगा, कि जैसे अगर आपके नाम पर जमीन है तो आप जमीन के कागज लगा सकते हैं और उस जमीन के कागज के बदले में आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा, तो वो कोलेटरल कहलाता है। वो जमीन का कागज कोलेटरल या सिक्योरिटी कहलाता है। तो वो इस बात की सिक्योरिटी होता है कि आपने अगर लोन लिया और आप उस लोन को नहीं चुका पाए तो आपकी वो जमीन बैंक की हो जाएगी। तो देखिए इसे समझिए यहाँ पे कि कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, कि कोलेटरल वो एसेट है, वो संपत्ति है। एसेट का मतलब संपत्ति, कि जो बोरोवर के पास होती है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक का मतलब पशुधन, डिपॉजिट्स विद बैंक। तो ये सब जो है ये सिक्योरिटी का काम करते हैं। डिपॉजिट विद बैंक का मतलब कि जैसे आपके पास में 50 लाख रुपए की एफडी है और अचानक आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपने सोचा कि अभी हम एफडी ब्रेक करवाएं तो जो है बेमतलब के लिए जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उसका नुकसान हो जाएगा। तो आपने उस एफडी को बैंक में प्लेज कर दिया कि 50 लाख की हमारी एफडी है और 5 लाख की हमें जरूरत है, तो आप हमारी एफडी, हमारे फिक्स डिपॉजिट के कागज ले लीजिए और हमें 5 लाख रुपए 2 महीने के लिए दे दीजिए। तो बैंक बड़े आराम से ऐसा कर देगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो हैं ये सिक्योरिटी या कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। जमीन के कागज, बिल्डिंग के कागज, व्हीकल,
लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, ये सब सिक्योरिटी का काम करते हैं एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो ये जो है एक गारंटी का काम करते हैं लेंडर के लिए, उधार देने वाले के लिए, कि जब तक लोन वापस नहीं हो जाता है वो प्रॉपर्टी लेंडर के पास प्लेज रहती है, लेंडर के पास गिरवी रहती है। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, कि अगर बोरोवर लोन को रीपे ना कर पाए तो द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट, कि लेंडर के पास में ये राइट होगा कि वो उस संपत्ति को बेच सकता है या उस कोलैटरल को बेच सकता है अपना पेमेंट पाने के लिए। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये पहला पॉइंट है कोलैटरल, आपने समझ लिया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की दूसरी शर्त पर आते हैं जिसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, कि आपने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट के दो पॉइंट हैं, कोलैटरल और इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, देखिए कि इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इंटरेस्ट रेट आपको जैसा कि पहले ही बताया गया कि जब आप बैंक से लोन लेंगे या आप किसी मनी लेंडर से लोन लेंगे तो आपके एग्रीमेंट में ये मेंशन हो जाएगा कि ये लोन आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो सपोज करिए आपको 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो मतलब कि आपने जो पैसा लिया है उस पैसे का 10% आपको हर साल इंटरेस्ट देना होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट कहलाता है। इट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर, कि लेंडर और बोरोवर के नेचर पे डिपेंड करते हुए ये इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है, कि ये किसी के लिए 8% भी हो सकता है तो किसी के लिए 12% भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो ये बात आपने बच्चों समझ ली होगी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट के दो पार्ट है, इंटरेस्ट रेट और कोलैटरल।